Hello, children. Welcome to your favorite channel, Study with Jenny. Today, read this chapter, 7th class history, chapter 4, The Mughal Empire. बच्चों, हम इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। उसमें हम जान चुके हैं कि मुग़ल रूलर्स ने किस प्रकार से रूल किया, उनकी पॉलिटिकल लेगेसी किस प्रकार की थी। ये मुग़लों द्वारा बनाया गया रेड फोर्ट दिखाया गया है। फिर हमने जाना कि हु आर द मुग़ल्स, मुग़ल्स कौन थे, और ये तैमूर है, उनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। फिर हमने जाना मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स कौन कौन से चलाए उन्होंने। फिर हमने टेबल फर्स्ट को देखा, मुग़ल एम्पायर्स में मेजर कैंपेन्स और उनके इवेंट्स कौन कौन से थे। अकबर के टाइम से जो आने वाले इनके प्रिंस थे उन्होंने क्या है अपने रूलर्स के प्रति रेबिलियन किया और फिर सत्ता को प्राप्त किया। और इस मैप के अंदर जो मिलिट्री कैंपेन्स दिखाए गए हैं जो अकबर और औरंगजेब के अंडर थे। तो आप देख सकते हो कितने बड़े एरिया में इन्होंने अपना सैनिक अभियान चलाया था। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। आज हम अपनी सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन अ रूल फ्रॉम जेनेचर। फ्रॉम जेनेचर का मीनिंग होता है ज्येष्ठाधिकार, मतलब जो रूलर का बड़ा बेटा होता था वही राजगद्दी पर बैठता था, वही रूल करता था। वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट। तो क्या है, जो प्रोमजेनेचर का मीनिंग है कि जो एल्डेस्ट सन होता था रूलर का वही क्या है अपने फादर के बाद राजगद्दी पर बैठता था। इन सिटीड दे फॉलो द मुगल्स आर टेम्यूड कस्टम एंड कॉपर सेंसरी इनहेरिटेंस और आ डिवीजन ऑफ आ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स। लेकिन जो मुगल थे वो क्या इस कस्टम को फॉलो नहीं करते थे, वो तैमूर कस्टम को फॉलो करते थे। वो था कोपर सेंसरी। कोपर सेंसरी का मतलब होता है कि रूलर के जितने भी बेटे होते हैं और रूलर की जो जायदाद होती है या प्रॉपर्टी होती है उसको सारे बेटों में समान रूप से बांट देना। तो आप समझ सकते हो कि सभी लोग तो शहंशाह बन नहीं सकते, जिसमें ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वही क्या है रूल कर पाएगा। तो टेबल 1 में हम देख चुके हैं टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रेबिलियंस बाय मुगल प्रिंस। और हमने देखा कि किस प्रकार से रूलर के प्रति जो उनके प्रिंस थे उन्होंने विद्रोह किए थे। विच डू यू थिंक इज अ फेरियर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के मैटर को लेके आप या तो प्रोमजेनेचर के साथ जाओगे या कोपर सेंसरी के साथ। तो सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा, प्रोमजेनेचर, क्योंकि आने वाली जनता को भी पता होता है कि राजा कौन बनने वाला है और आने वाली जनता एक ही राजा को स्वीकार कर पाएगी, ना कि कोपर सेंसरी। मुगल्स मैरिड्स विद द राजपूत। द मदर ऑफ जहांगीर वाज अ कछावा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ आम्बेर, मॉडर्न डे जयपुर। जो जहांगीर की मदर थी वो एक कछावा की राजकुमारी थी और राजपूत रूलर आम्बेर की बेटी थी, जो मॉडर्न टाइम में उस एरिया को जयपुर के नाम से जाना जाता है। द मदर ऑफ शाहजहां वाज आ राठौड़ प्रिंसेज, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर्स ऑफ मेवाड़ जोधपुर। और जो शाहजहां की मदर थी वो भी एक राठौड़ राजकुमारी थी मेवाड़ जोधपुर की। मुगल्स रिलेशंस विद अदर रूलर्स। तो अदर रूलर्स के साथ मुगल के रिलेशन किस तरह के रहे। टेक अ लुक एट टेबल 1 वंस अगेन। तो बच्चों आप देख सकते हो कि टेबल जो फर्स्ट दी गई है वो क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार में पूरे चैप्टर में इसका बार बार में जिक्र होता रहेगा। यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। और जो क्या है मुगल रूलर्स थे वो उन लोगों के साथ लगातार कैंपेन करते रहते थे जो कि उनकी सत्ता को मानने से इनकार कर देते थे। बट एज द मुगल बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स आल्सो ज्वाइंड देम वॉयलेंटली। और क्या है जैसे जैसे मुगल्स थे बिकम पावरफुल बनते गए वैसे वैसे लोगों ने उनकी सत्ता को मानना स्वीकार कर लिया। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल है इसका। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन बट मे रिस्ट्रिक्टेड एज वेल। और क्या है कई राजपूतों ने अपनी डॉटर्स की शादी करके हाई पोजीशन को प्राप्त कर लिया, लेकिन कई लोग इसके विरोध में थे। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम।
मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे, उन्होंने लंबे टाइम तक मुगलों की अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। वंस डिफेट हाउ एवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एंड असाइनमेंट्स वतन जागीर। और जब क्या है ये सिसोदिया लोग डिफेट हो गए तो उसके बावजूद मुगलों ने क्या है उनके साथ ऑनरेबली ट्रीट किया और जो उनकी लैंड थी वो उनको वापस लौटा दी, वतन या जागीर वतन जागीर के रूप में। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफेटिंग but not humiliating their opponents enables the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। और क्या है जैसे ही अदर्स रूलर्स क्या है डिफेट हो जाते थे, उनको ये मुगल्स क्या है अपमानित नहीं करते थे और बड़ी ही केयरफुली से बैलेंस बनाए रखते थे। और इससे क्या है मुगल सरदारों में और जो किंग्स थे या चीफटेंस थे उनके ऊपर मुगलों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लुक एट टेबल अगेन, नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट। और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये सदा क्या है इस प्रकार से बैलेंस नहीं बना सकते थे। एक बार जब क्या है शिवाजी ने औरंगजेब की सत्ता मानना स्वीकार कर लिया तो औरंगजेब ने उसको क्या है इंसल्ट किया, उसको अपमानित किया। तो उसका क्या रिजल्ट निकला, आने वाले टाइम में शिवाजी ने अपने आप को आगरा के किले से मुक्त कराया और आने वाले टाइम में जो औरंगजेब था 1680 में जब उसकी डेथ होती है शिवाजी की, तब तक वो औरंगजेब को परेशान करता रहता है। मनसबदार एंड जागीरदार, तो इसमें हम मनसबदार और जागीरदारों के बारे में जानेंगे। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन्स, द मुगल recruited diverse bodies of people for a small nucleus of Turkish noble Turanis. They expanded for include Iranis, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Marathas and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdar। जैसे जैसे क्या है जो मुगलों का साम्राज्य का विस्तार होता गया वैसे वैसे ही अनेक जो सोशल ग्रुप्स थे उनको ये लोग नियुक्त करते गए। और शुरू में जो नोबल्स लोग होते थे वो क्या है ओनली तुर्कीस ही होते थे या तुरानी होते थे, उन्हीं को ही हाई पोजीशन दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे सत्ता का विस्तार होता गया मुगलों ने ईरानियों को, इंडियन मुस्लिमों, अफ़गानों, राजपूतों और यहाँ तक कि मराठाओं को भी अपने हाई पोजीशन देना शुरू कर दिया था। और जो लोग क्या है मुगलों की सर्विस को ज्वाइन कर लेते थे वो एनरोल्ड हो जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता है मनसबदार। तो बच्चों ये मनसबदार क्या है, ये टर्म बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस, जो मुगलों की सर्विस को ज्वाइन कर लेते थे एनरोल्ड हो जाते थे उन्हें क्या है मनसबदार कहा जाता था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। द टर्म्स मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। तो ये पैराग्राफ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो मनसबदार है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है। इंडिविजुअली हु होल्ड अ मनसब, जो मनसब को होल्ड करके रखता है उसको मनसबदार कहा जाता है। और मीनिंग क्या है पोजीशन और रैंक। तो मनसबदार का मीनिंग है पोजीशन या रैंक। इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और क्या है मुगलों के द्वारा एक ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया गया था जो प्रेजेंट टाइम में स्कूलों में भी अपनाया जाता है। तो उसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया, रैंक को, सैलरी को और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। और जात किसे कहा जाता था, जो रैंक होती थी और वेतन का जो निर्धारण किया जाता था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, जात के ऊपर डिपेंड करता था। द हायर द जात द मोर प्रेस्टिगियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। और जात की संख्या किसके ऊपर डिपेंड होती थी, जो दरबार में नोबल लोग होते थे उनकी
और उनकी सैलरी भी उतनी ही अधिक होती थी। तो हमने इसमें जाना कि जिस आदमी के पास जितनी अधिक जात होती थी उसकी क्या है प्रेस्टिगियस मतलब उसकी प्रतिष्ठा भी उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता था। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है जात रैंकिंग के बारे में। नोबल्स विद अ जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000 इन अकबर रेन। There were 29 Mansabdar with the rank of 5000 जात by Aurangzeb's reign the number of Mansabdars had increased to 79। और क्या है कि जो जिस आदमी के पास 5000 जात होती थी उसकी क्या है हायर पोजीशन होती थी 1000 जात वाले पीपल से। और अकबर के टाइम में 29 ऐसे मनसबदार थे जिनके पास 5000 ही मनसब था। और औरंगजेब के टाइम में बढ़कर ये 79 लोगों के पास हो गया 5000। लेकिन इसका क्या रिजल्ट निकला, वुड दिस हैव मींट मोर एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट। और इससे रिजल्ट निकला कि स्टेट के लिए खर्चा बढ़ गया। द मनसबदार आ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन आ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार्स एंड कैवलरी मैन। और जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी जाती थी उसी के अनुसार उन्हें क्या है जो कैवलरी मैन थे उन्हें घुड़सवार या सवार रखने पड़ते थे। तो इसमें बताया गया है कि जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मनसबदारों को सौंपी जाती थी उसी के अकॉर्डिंग उनको घुड़सवार रखने पड़ते थे। द मनसबदार ब्रोट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू गोट दैम रजिस्टर दे आर हॉर्स ब्रांडेड का मतलब होता है घोड़े को दागना, मतलब उसके ऊपर एक मोहर लगवाना। एक रॉयल मोहर लगाई जाती थी, एक सील लगाई जाती थी घोड़े को दाग, क्योंकि उसका मतलब ये होता था कभी इस घोड़े को दोबारा काउंट ना करा दिया जाए। तो इस प्रकार की जो करप्शन था उसको रोकने के लिए सब किया जाता था। एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरीज। मनसबदार क्या करते थे, अपने जो सवार होते थे उनका निरीक्षण करते थे और अपने सैनिकों का एनरोल्ड कराते थे, उनका पंजीकरण करवाते थे, रजिस्टर करवाते थे। और इन सब कार्रवाइयों के बाद ही सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। तो हमने देखा मनसबदारों के क्या क्या कार्य होते थे। मनसबदार क्या थे, अपने जो सवार होते थे उनका रिव्यू कराते थे, निरीक्षण के लिए लाते थे। और वे अपने में जो सैनिक थे उनके घोड़ों को दगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। तो आपने जान लिया कि मनसबदारों के कौन कौन से फंक्शंस होते थे और किस प्रकार से वो कार्य करते थे। और ये घोड़े दगवाना, सैनिकों का पंजीकरण करवाना, तो ये क्यों अनिवार्य हो गया था, ये करप्शन को रोकने के लिए अनिवार्य करा गया था कि कोई आदमी बार बार सैनिक उसी घोड़े को 2 बार काउंट ना करवा दे। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर विच वर समव्हाट लाइक इक्ताज। और जो मनसबदारों को जो वेतन एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे उसे क्या है जागीर कहा जाता था। और जो किसके सिमिलर होती थी, एकताओं के सिमिलर होती थी। तो हमने जो दिल्ली सल्तनत पढ़ा था उसके अंदर देखा था कि एकता क्या होता था। तो जो लैंड दी जाती थी सामंतों को उसको क्या कहा जाता था, एकता कहा जाता था। और यहाँ मनसबदारों को जो क्या है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो लैंड दी जाती थी उसे क्या कहा गया है, जागीर कहा गया है। बट अनलाइक मुक्तिज मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेटर देयर जागीर। लेकिन मनसबदार थे वो मुक्तियों से कुछ थोड़ा डिफरेंट होते थे। मनसबदार क्या है अपनी जागीरों पर रिसाइड वहाँ पर निवास नहीं करते थे,
they only had rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants, while the mansabdars themselves served in some other parts of the country. और उनके पास अपनी जागीरों से केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने का ही अधिकार था और यह रेवेन्यू उनके नौकर उनके लिए कलेक्ट करते थे, जबकि वो क्या है स्वयं देश के किसी भी कोने में सर्विस कर सकते थे. In Akbar reign, these jagidars were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar. तो अकबर के रेन में क्या है इन जागीरदारों का बहुत ही केयरफुली क्या है असेस्ड मीन्स आकलन किया गया था, ताकि जो रेवेन्यू है मनसबदार के वेतन के तकरीबन क्या है बराबर हो. By Aurangzeb's reign, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum. लेकिन औरंगजेब का टाइम पीरियड आते आते क्या है ये स्थिति बिल्कुल अपोजिट हो गई. अब जो प्राप्त किया जाने वाला जो रेवेन्यू था वो क्या है मनसबदार की सैलरी से कम होता था. These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdar tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last year of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. क्या है इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी होती गई और इसका रिजल्ट क्या निकला. जो जागीरदार थे जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि जितना भी वो रेवेन्यू वसूल सकते हैं वो वसूल कर लें. और औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में क्या है जो उसकी सत्ता थी उसके कंट्रोल में नहीं रख पाया था. इस कारण से जो पीजेंट्स थे उनको क्या है बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा. और यहाँ पे देखो एक मिनिएचर्स दिखाया गया है. इसमें डिटेल फ्रॉम अ मिनिएचर फॉर शाहजहाँ के टाइम पीरियड का ये मिनिएचर है. इसमें क्या है एक भ्रष्ट अफसर और रिश्वत लेते हुए उसको दिखाया गया है. और नीचे क्या है एक पीजेंट्स है, उसकी क्या है जो भी मनसबदार या जो भी बिचौलिए है वो क्या है इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए उसकी पिटाई कर रहा है या उसको पनिशमेंट दे रहा है. अब हम जानेंगे जब्त एंड जमींदार. द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants paid taxes through the ruler elites, that is the headman or the local chieftain. The Mughals used one term jamidar to describe all intermediaries, whatever they were, local headman of village or powerful chieftain. तो मेन इनकम का सोर्स क्या था. जो मुग़ल रूलर्स जो टैक्स लगाते थे पीजेंट्री के ऊपर किसानों के ऊपर, वही क्या है मुग़लों की मेन सोर्स था आमदनी का. और इनमें से क्या है मोस्ट प्लेसेस के ऊपर जो पीजेंट होते थे वो क्या है मुखिया या जो लोकल चीफ्टेंस होते थे उनके माध्यम से वो रेवेन्यू देते थे. और समस्त जो मीडिएटर्स होते थे चाहे वो लोकल विलेज से हो या कोई चीफ्टेन हो फिर क्या है कोई पावरफुल सरदार हो, जो मुग़ल एक ही वर्ड का यूज करते थे सबके लिए, वो क्या था जमींदार. और ये आने वाले टाइम में भी इस वर्ड का यूज अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में भी होता रहा. अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरिड आउट अ careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period 1570-1580. तो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था, टोडरमल था. और उसने क्या है
जो क्रॉप्स को पैदा करने के लिए एक सर्वे बड़ी ही केयरफुली से करवाया था, और 10 ईयर्स पीरियड के लिए उसने 50-70 से 50-80 तक इन कीमतों को लागू किया था। Each province was divided into revenue circle with its own schedule of revenue rates for individual crops, और इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने प्रत्येक जो क्रॉप थी नगद के रूप में निश्चित कर दिया गया था। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त, और इस रेवेन्यू सिस्टम को किस नाम से जाना जाता था? जब्त के नाम से जाना जाता था। इट वाज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स, और रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था को जब्त के नाम से जाना जाता था, और यह जो व्यवस्था थी उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर क्या है, मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, और ये सब वो बहुत ही केयरफुली करते थे और इसका हिसाब किताब भी रख सकते थे। लेकिन ऐसा निरीक्षण क्या है, गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर, द एक्सप्लॉयटेशंस बाय मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशंस कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन, और कुछ क्षेत्रों में क्या है, जो जमींदार होते थे वो इतने पावरफुल हो गए थे कि जब उनका एक्सप्लॉयटेशन या उनका शोषण किया जाता था मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, तो वो क्या है, उनका कभी कभी विरोध करते थे, रेबिलियन करते। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रेबिलियन अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, दीज पीजेंट्स रिवोल्ट्स challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century, और 17th सेंचुरी के आते आते क्या है, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने मुगलों का विद्रोह करना शुरू कर दिया था, और कभी कभी ये एक ही जाति के जमींदार और जो पीजेंट्स थे वो मुगल सत्ता के खिलाफ रिवोल्ट कर देते थे। अकबरनामा एंड आईने अकबरी, तो इसमें हम अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में जानेंगे। बच्चों, अकबरनामा एक ग्रंथ है और वो 3 वॉल्यूम में लिखा गया है। तो आईने अकबरी क्या है, इसका 3rd वाला वॉल्यूम है। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेंज। अकबर का फ्रेंड था अबुल फजल, और उसका जो दरबारी भी था, और उसने क्या है, अबुल फजल को आदेश दिया कि वो उसके रेन की, उसके शासनकाल की हिस्ट्री लिखे। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन टाइटल्ड अकबरनामा, और अबुल फजल ने क्या है, 3 वॉल्यूम में अकबर के शासनकाल की हिस्ट्री को लिखा, और इसको क्या टाइटल दिया, अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डिटेल विद अकबर्स ancestors and the second volume recorded the events of अकबर रेंज। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम लिखा उसमें क्या, अकबर के पूर्वजों के बयान है, और दूसरा जो वॉल्यूम लिखा उसमें अकबर की शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। द 3rd वॉल्यूम इज द आईने अकबरी, और 3rd वॉल्यूम क्या था, आईने अकबरी। इट डिटेल्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशंस, हाउस होल्ड के बारे में, आर्मी के बारे में, द रेवेन्यूज के बारे में, एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। इट आल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। और इसके साथ साथ क्या है, उन्होंने अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वहाँ की जो मिलिट्री थी, और वहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करने का और जो भौगोलिक ब्यौरा था उस सब का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ उस टाइम की जो ट्रेडिशंस थे और वहाँ का जो कल्चर्स था उसका भी वर्णन मिलता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी इज इट्स रिच details about things as diverse as
क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइसेस, वेट्स एंड रेवेन्यू। और आईनी अकबरी में सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स कौन से हैं कि यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की क्रॉप्स, पैदावार और कीमतों, मजदूरी और राजस्व का जो संख्यीकरण विवरण है वो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसमें। और ये देखो पिक्चर में दिखाया गया है, इसमें क्या है, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर को इस पिक्चर में दिखाया गया है। अ क्लोजर लुक अकबर पॉलिसीज। और अब इसमें हम क्या है, अकबर की पॉलिसीज के बारे में जानेंगे। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर इलोबरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन दिस बुक। तो क्या है, अबुल फजल ने क्या, जो अकबर का जो रेन था, शासन था, उसका बड़ा ही विस्तृत वर्णन अकबरनामा में किया है। द अकबरनामा इन पर्टिकुलर इन द लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी। और अकबरनामा का लास्ट वॉल्यूम कौन सा था, आईने अकबरी। अबुल फजल एक्सप्लेन्ड द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज गवर्नड बाय अ सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिसीज एंड मिलिट्री फंक्शंस। और अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया है कि जो प्रोविंसेस थी वो एम्पायर को किस में बांटा गया था, प्रोविंसेस में। और प्रोविंसेस को किस नाम से जाना जाता था, सूबा के नाम से जाना जाता था। और साथ में ही क्या, जो गवर्नड हैं, सूबेदार हैं, हु कैरिड आउट बोथ पॉलिसीज एंड मिलिट्री फंक्शंस का वर्णन किया है। ईच प्रोविंसेस आल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, उसको क्या है, दीवान कहा जाता था। तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस। और इसका काम क्या होता था कि इस एरिया के अंदर जो लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना था और शांति बनाए रखना था। द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर्स। और सूबेदार क्या है, अदर ऑफिसर्स की भी हेल्प करता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे मास्टर मीन्स बख्शी। तो पे मास्टर को बख्शी के नाम से जाना जाता। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल्स पैट्रोनेज सदर के नाम से जाना जाता था। मिलिट्री कमांडर्स था, उसको फौजदार के नाम से जाना जाता था। एंड टाउन पुलिस कमांडर्स को क्या है, जो टाउन पुलिस कमांडर होता था उसको कोतवाल के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नूरजहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। और नूरजहाँ का कितना प्रभाव था जहांगीर के दरबार पर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ये नूरजहाँ का फरमान दिखाया गया है। इसमें है, मेरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहाँ। तो नूरजहाँ का रियल नेम क्या था, मेरुनिसा था। और 1611 में इसने जहांगीर ने इससे शादी की और इसको नूरजहाँ का टाइटल दिया। सी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्च। और वो क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी सत्ता को चलाने में। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्टक सिल्वर कोइंस bearings his own titles on one side and on the other the inscription stuck in the name of Queen Begum नूरजहाँ। और क्या है, नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने सिल्वर कोइंस चलाए और जिसमें एक और तो उसने स्वयं का खिताब उत्कीर्ण करवाया था और दूसरी ओर उसने ये वर्ड्स लिखवाए थे, रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहाँ। और बाईं ओर दिया गया जो दस्तावेज है, ये देखो पिक्चर में दिखाया गया है, ये नूरजहाँ का फरमान है। द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड्स ऑफ हर मोस्ट सब्लिम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहाँ पादशाह बेगम
the round seal states by the son of Shah Jahangir, she become as brilliant as the moon. May Noor Jahan Padshah be the lady of the age. और जो लेफ्ट साइड में जो एक दस्तावेज दिखाया गया है वो नूरजहां द्वारा जारी फरमान है, और जो चौकोर या स्क्वायर जो मोहर है वो बताती है कि महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश, और जो राउंड वाली जो मोहर है उसके अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी क्या बन गई थी, वैभवशाली बन गई थी, और नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने ये कामना की गई है। अब आता है हमारा डोगमा। तो आ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटी विद द एक्सपेक्टेशंस दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चंस। जो भी कोई व्याख्या दी जाती है और उसको बिना किसी क्वेश्चन किए एज इट इज अपना लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, डोगमा कहा जाता है। फिर आता है बाइगाट। एन इंडिविजुअल हु एन इज इंटॉलरेंट ऑफ अदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ और कल्चर। और क्या है, बिना किसी इंटॉलरेंस के किसी की रिलीजन्स और उसके कल्चर को अपना लेना बाइगाट कहलाता है। वाहिल Akbar nobles command large armies and had access to large amount of revenue while they were loyal to empire functions efficiently, but by the end of the 17th century many nobles had built independent network of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. और अकबर के टाइम में जो नोबल्स थे बड़ी सेनाओं का क्या करते थे, संचालन करते थे, और बड़ी मात्रा में वो रेवेन्यू खर्च कर सकते थे, और जब तक क्या है वो वफादार रहे वो एम्पायर का कार्य बड़ी सफलतापूर्वक चलता रहा। लेकिन 17वीं सेंचुरी के अंत में कई नोबल्स ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और जो एम्पायर था उसके प्रति वफादारी उनके ओवन सेल्फ इंटरेस्ट के कारण वीकेंड या कमज़ोर पड़ गई। वाइल अकबर वाज फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 1570 इन ही स्टार्टेड डिस्कशंस ऑन रिलीजन विद द उलेमा ब्राह्मण्स जेसुइट प्रीस्ट्स हु वर रोमन कैथोलिक एंड जुरिस्टियन। 1570 में क्या है, अकबर जब क्या फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा ब्राह्मणों जेसुइट पादरियों और जरसुत धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर काफ़ी चर्चा की। देयर डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना, और इन्होंने डिस्कशन कहाँ पर की थी, इबादत खाना में। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल, और उसने देखा कि लोगों के डिफरेंट सोशल कस्टम्स हैं। अकबर interactions with people of different faith made him realize that religious scholars who emphasize rituals and dogma were often bigots. Their teaching creates divisions and disharmony amongst his subjects. और अकबर ने की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और उनके कस्टम्स जानने में थी, और इस डिस्कशन से अकबर की समझ बनी कि जो स्कॉलर्स हैं उनके जो रिलीजन कस्टम्स हैं वो किस पर बल देते हैं, बाइगॉट्स पर बल देते हैं। वे अक्सर क्या होते हैं, कट्टर होते हैं, और उनका अनुभव क्या था, This eventually lead Akbar to the idea of Sulh Kul or universal
पीस। तो उनकी जो शिक्षाएं थी प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा कर रही थी, और अकबर का ये अनुभव रहा कि सुलह कुल क्या है, सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले जाएगा, यूनिवर्सल पीस की ओर ले जाएगा। देखो ये पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। This idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. Abul Fazl helped Akbar in forming a vision of governance around this idea of Sulh-e-Kul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. और जो सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी उसके अंदर क्या था, टॉलरेंस। टॉलरेंस में सही सुनता पर बल दिया गया था, और उसकी यह धारणा थी कि जो विभिन्न डिफरेंट रीजन्स के जो लोग हैं उनमें क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, अपितु इसका क्या है, एक सेंटर बिंदु क्या होना चाहिए, इथिक्स होना चाहिए, और जो सभी पर लागू की जा सके, और जिसमें क्या हो, ऑनेस्टी हो, जस्टिस हो और पीस हो। और अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित जो शासन दृष्टि है उसको बनाने की कोशिश की। जो गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स थे उनको सुलह कुल के आधार पर बनाने की कोशिश की, और आने वाले जो इनके सक्सेसर हुए जहांगीर और शाहजहां, इन्होंने भी इन्हीं की जो नीति थी उसको अपनाया। तो इसमें सुलह कुल के बारे में बता रखा है। तो हमने जो ऊपर देखा था वही इसमें बताया गया है कि सुलह कुल क्या है, एक चारों ओर शांति होनी चाहिए, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। अब इसमें ये फैक्ट दिया गया है, अकबर commissioned the translations of many Sanskrit works into Persian. A Maktab Khana or Translations Bureau was also established at Fatehpur Sikri for this purpose. तो अकबर ने क्या है, कई संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किसमें कराया, पर्शियन लैंग्वेज में करवाया, और फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना था, या उसको क्या किस नाम से जाना जाता था, ट्रांसलेशन ब्यूरो के नाम से भी जाना जाता था, उसको इस्टेब्लिश करवाया। द महाभारत, रामायण और लीलावती एंड योग वशिष्ठ वर सम ऑफ द नोटेबल संस्कृत वर्क्स दैट वर टेकन अप फॉर ट्रांसलेशन। और क्या है, महाभारत, योग वशिष्ठ और रामायण और लीलावती का इन्होंने संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। द रजमनामा पर्शियन ट्रांसलेशंस ऑफ महाभारत कंटेन्स लविश इलुस्ट्रेशंस ऑफ इवेंट्स ऑफ महाभारत। तो जो महाभारत था उसका रजमनामा से फारसी अनुवाद करवाया गया। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरीज एंड आफ्टर। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसमें हम मुगल एम्पायर, उसकी 17th सेंचुरी और उसके बाद के बारे में जानेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लीड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। जो मुगल एम्पायर था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव के कारण, मिलिट्री एफिशिएंसी के कारण क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रूप से प्रॉस्पेरिटी आ गई थी। इंटरनेशनल जो ट्रेवल्स थे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इट एज द फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ, ये बहुत ही धनी देश था। बट दीज सम विजिटर्स वर आल्सो अप्लाइड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्ट साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ओपलेंस। और जो विजिटर्स आए और उन्होंने देखा कि
यहाँ पर क्या बहुत बड़ी रूप में पावर्टी पाई जाती है, तो बहुत ही हैरान थे। द इन इक्वलिटीज वर ग्लेरिंग, और यहाँ पर क्या बहुत बड़ी असमानताएं पाई जाती थी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रेन inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of a total 8000। और यहाँ पर जो शाहजहां के रेन की बात करें और उसके 20वें साल में क्या है, जो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे वो 8000 में से सिर्फ 445 लोग ही ऐसे थे जिनको हाई पोस्टें दी गई थी। द स्मॉल नंबर मेरे 5.6% of the total number of Mansabdar received 60.15% of the total estimate revenue of the empires as salaries for themselves and their troopers। क्या है कि जो कुल मनसबदार थे उनकी एक जो छोटी संख्या थी उसका 5.6% ही जो एम्पायर में रेवेन्यू के रूप में 61.5% स्वयं वो उनके स्वारों और वेतन के रूप में दिया जाता था। द मुगल एम्पायर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। और जो मुगल एम्पायर्स होते थे वो मनसबदार वो अपनी आय का बहुत बड़ी सैलरीज किस पे लगा देते थे, वस्तुओं के गुड्स के ऊपर लगा देते थे। द एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स द आर्टिशियंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोडक्ट। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको होता था, आर्टिशियंस और पीजेंट्री को होता था, क्योंकि वो क्या करते थे, क्रॉप्स और गुड्स प्रोडक्ट करते थे उनके लिए। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस लेफ्ट very little of investment in the hands of the primary producers, the peasants and the artisans। लेकिन जो इसके अपोजिट्स थे, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, कौन थे, पीजेंट्स और आर्टिशियंस थे, उनके हाथों में तो बहुत कम फायदा पहुंच पाता था। द poorest amongst them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supplies to increase productivity। और जो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, जो पीजेंट्स और आर्टिशियंस थे, वो क्या है, बड़ी मुश्किल से ही अपना पेट पाल पाते थे और उनको क्या है, अपना पेट पालने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज पर भी डिपेंड रहना पड़ता था। उस कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती थी। द wealthier peasantry and artisans group the merchants and bankers profits in the economic world। और इस इकोनॉमिकी की वजह से जो वेल्दी पीजेंट्स थे और जो शिल्पकार थे, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स किनको मिल रहा था, बैंकर्स को, मर्चेंट्स को और वेल्दियर पीजेंट्री और आर्टिशियंस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक वर्ल्ड में इनको बेनिफिट मिल रहा था। द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल इलीट मेड दैम एन एक्सट्रीमली पावर ग्रुप ऑफ पीपल्स इन द लेट 17th सेंचुरी। और क्या है, मुगलों के जो नोबल्स वर्ग के हाथों में बहुत सी वेल्थ और रिसोर्सेज होते थे, जिनके कारण 17th सेंचुरी के अंतिम पीरियड में वो क्या है, मोर पावरफुल हो गए थे। एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर्स स्लोली डिक्लाइंड, हिज सर्वेंट्स इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन्स। और 17th सेंचुरी के आते आते क्या है कि जो ये मुगल एम्परर्स थे उनका डिक्लाइन होने लगा और जो रीजनल लोग थे वो क्या है, सत्ता में आ गए, सेंट्रल में आ गए, और सेंट्रल पावर वीक होती चली गई और जो लोकल लोग थे वो क्या है, मोर पावरफुल बनते चले गए। दे कंटिन्यूड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। तो इस प्रकार से लगातार नई डायनेस्टीज अस्तित्व में आती गई। हैदराबाद में क्या है, निजाम, और अवध में नवाब।
Although they continued to recognize the Mughal Empire in Delhi as their master by the 18th century, the provinces of the empire as consolid- consolidated their independent political identities. We will read more about them in chapter 10. और 18 सेंचुरी तक जो एम्पायर था वो कई प्रोविंसेस में बट गया था और स्वतंत्र रूप से उसकी नए रूप से उसकी पहचान होने लगी थी। और इसके बारे में ज़्यादा मोर अबाउट 10 चैप्टर में हम जानेंगे। और बच्चों ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।